हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आपको पता है डेली 9 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 31 अक्टूबर का करंट अफेयर। रोज की तरह आज की जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक अवार्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पर लिखा होगा बैलन डी और अवार्ड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बैलन डी और अवार्ड। और ये फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा कि किस फुटबॉलर को, ठीक है, महिला फुटबॉलर का नाम पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में बैलन डी और जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए बैलन डी जो और पुरस्कार है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो खेल होता है इसमें जो प्लेयर अपना अच्छा प्रदर्शन करता है इस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं बैलन डी और पुरस्कार की। ये क्या हो गया मिस्टर? नया पेज। चलो ठीक है, बात करते हैं बैलन डी और पुरस्कार की। तो आप लोगों को पता होगा इसे कौन देता है? इसे देता है फ्रांस क्लब। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे क्लब हैं जो क्या करते हैं, जो फुटबॉल की प्रतियोगिता को आयोजित करवाते हैं, तो इसको दिया जाता है फ्रांस क्लब के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1956 के दिसंबर 1956 में ये अवार्ड पहली बार दिया जाता है। ठीक है, और वर्ष 2024 में ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक मेल मतलब पुरुष जो अच्छा प्रदर्शन करता है और एक फीमेल। ठीक है, दोनों कैटेगरी में दिया जाता है, मतलब महिला और पुरुष दोनों वर्ग में दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है पुरुष कैटेगरी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एक स्पेन के प्लेयर है। ठीक है, महिला कैटेगरी का जो अवार्ड दिया गया है बार्सिलोना की प्लेयर है। ठीक है, तो महिला कैटेगरी का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है, किसे दिया गया है? यहाँ पर जितने भी नाम दिख रहे होंगे आप लोगों को सारे परिचित नाम होंगे। ठीक है, किसके बारे में आपने नहीं पढ़ा? हांगकांग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इन्हें नहीं दिया गया है। और किसके बारे में पढ़ा है? टायलर स्विफ्ट के बारे में पढ़ा है, इन्हें भी नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सब अलग पर्सनालिटी है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है बार्सिलोना की एक प्लेयर है, बार्सिलोना क्लब की तरफ से खेलती है, इनका नाम है एताना बोनमाटी। ठीक है, और बात करते हैं एताना बोनमाटी की, तो ये महिला वर्ग का जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है, इन्हें दिया जाता है। पुरुष वर्ग का अगर पूछा जाए तो रुड्रो को दिया जाता है। ठीक है, इनका नाम आप लोग लिख लो, रुड्रो जो है इन्हें पुरुष वर्ग का खिताब दिया जाता है। ठीक है, और इस अवार्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा और आप लोग नोट डाउन करो। तो ये जो अवार्ड है सर्वाधिक बार किसे दिया गया है? इनका नाम लिख लो। सर्वाधिक बार जो दिया गया है वो दिया गया है, आप लोग बताओ, अर्जेंटीना के एक प्लेयर है जो कि फीफा 2022 में क्या किए थे, वो अपने यहाँ को जिताए थे। ठीक है, फीफा 2022 का जो खिताब जीता था, फीफा जो वर्ल्ड कप होता है 2022 में ये जीतते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं? कप्तान रहते हैं अपने देश की टीम का। तो ये क्या करते हैं? अपने देश की टीम को जिताते हैं। इनका नाम बताओ, इन्हें क्या किया गया है? सर्वाधिक बार दिया गया है। ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना देश से। ठीक है, इनका नाम लिख लो। सर्वाधिक बार जो बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है वो लियोनेल मेसी को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। लेकिन सर्वाधिक नॉमिनेशन किसका हुआ है? सर्वाधिक जो नॉमिनेशन होता है अवार्ड दिया जाने से पहले नॉमिनेशन होता है। ठीक है, नाम को लिखा जाता है, नोट किया जाता है कि इन्हें दिया जाएगा। तो सर्वाधिक अगर बात करते हैं नॉमिनेशन की, सर्वाधिक नामित जो नाम हुआ था, किसका हुआ था नॉमिनेशन, किसका हुआ था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नॉमिनेशन सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 16 टाइम से भी अधिक बार हुआ है, लेकिन सर्वाधिक बार ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो 8 टाइम दिया गया है लियोनेल मेसी को। लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलन डी जो अवार्ड है
बैलन डी जो अवार्ड है डी और, इसका अवार्ड का नाम है बैलन डी और अवार्ड, ठीक है। सर्वाधिक बार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। और 2024 में किसे दिया गया है? तो महिला की बात करें तो एताना बोनमार्टी को दिया गया है। और पुरुष की बात करते हैं तो रूडो को दिया गया है। दिया किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस क्लब के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो ये है महिला, ठीक है। बैलन डी और जो अवार्ड है, आप लोग देख सकते हो न्यूज की कटिंग कि जो स्पेन के रोड्री है, रूड्रो हमने लिखा है ना, रूड्री लिख लेना, रोड्री है, इन्हें दिया गया है। और महिला का खिताब किसे दिया गया? बोनमार्टी जी को दिया गया है, ठीक है। ये बार्सिलोना की ओर से खेलती है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस न करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ नाम लिखा हुआ था, आप लोग क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा और नाम लिखा हुआ था। आप लोगों को बताना है कि ये जो नाम है, क्या आप लोग इससे परिचित हो या नहीं हो, ठीक है। जो ये हांगकांग है, ये जो हांगकांग है, ये किस लिए प्रतिष्ठित है? इन्हें वर्ष 2024 का, ठीक है, इन्हें वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल मिला है, ठीक है। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल इन्हीं को मिला है। और ये किस देश से बिलोंग करती है? साउथ कोरिया से, ठीक है। और बात करते हैं स्टैनली जो मैथ्यूज है, इन्हें पहली बार दिया गया था बैलन डी और जो पुरस्कार है, पहला विजेता कौन था? तो स्टैनली मैथ्यूज थे, ठीक है। और बात करते हैं टायलर स्विफ्ट की, तो वर्ष 2024 में जो टाइम एक मैगजीन है, ठीक है, टाइम एक मैगजीन है, अमेरिका की पत्रिका है, ये क्या करती है? हर बार जो भी पूरे विश्व में बहुत ही चर्चा में व्यक्ति होता है उसे पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है, ठीक है। तो टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? एक सिंगर है जिनका नाम है टायलर स्विफ्ट नाम है, ठीक है। ये काफी एंड रिचेस्ट सिंगर है, ठीक है। जितना पाकिस्तान वगैरह दूसरे देशों से उधार पैसा लेता है, इतना ये 100 में कमा लेती है ना। तो एंड इन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले हमारे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। इसमें भी एक तूफान अभी हाल ही में आया, ठीक है, हाल ही में आया, जिसके बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा था। आप लोगों को उसका नाम बताना, क्या नाम था? उसका नाम दाना था, ठीक है। क्या है? दाना नाम का था, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? देखो, नहीं, बांग्लादेश के द्वारा नहीं दिया गया था। स्टार्टिंग में नाम आया था सऊदी अरबिया का, ठीक है, लेकिन बाद में ये निश्चित कर दिया गया कि ये किसके द्वारा दिया गया था? कतर के द्वारा, ठीक है, लिख लेना, कतर के द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है। एंड कतर के द्वारा ये नाम दिया गया था। और दाना, ठीक है, और ये कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। और आने के बाद ये किससे टकराता है? तो ये उड़ीसा के तट से टकराता है, पश्चिम बंगाल के तट से टकराता है। और ये भी हाल में आया हुआ क्या है? चक्रवात है, ठीक है। इसका नाम क्या था? दाना था। और ये कहां पर आता है? बे ऑफ बंगाल में आता है, बंगाल की खाड़ी में आता है। इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आते हैं हिंद महासागर में, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। इसी तरीके से जो ज्योग्राफी इनसे पढ़ा होगा उसे पता होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में इन्हीं चक्रवात या इन्हीं जो समुद्री तूफान होते हैं इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून। टाइफून कहां पर बोला जाता है? ये बोला जाता है जापान की साइड बोला जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जापान साइड या दक्षिणी चीन सागर के जगह पर यदि आता है समुद्री तूफान तो उसे हम लोग टाइफून बोलते हैं, ठीक है। जापान के करीब, जापान के नजदीक अगर कोई तूफान आता है तो उसे हम लोग टाइफून बोलते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में यदि आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास आता है तो उसे विली बिली बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइफून का नाम क्या है? कोंगरे नाम है, ठीक है। क्या नाम है? कोंगरे नाम है। और ये कहां पर आता है? किस देश के करीब आता है? तो देखो, अभी हमने बताया अमेरिका में जब आता है समुद्री तूफान तो उसे हम लोग हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। और ये ना केवल अमेरिका में बल्कि कैरेबियाई देश के पास में भी आता है, तब पर भी इसे हरिकेन ही बोलते हो, ठीक है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में टाइफून नहीं बोलते, विली बिली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिली बिली बोलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हो सकता। अभी हमने बताया भारत में आता है तो इसे चक्रवात बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है। और ये आया कहां पर है? ये ताइवान में आया है, ठीक है। कहां पर आया है? ये ताइवान के करीब आया हुआ चक्रवात है जो कि काफी ज्यादा, ठीक है, इसके आने से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ताइवान आपको पता होगा, थोड़ा सा एक पेज हम लोग लेते हैं, एक पेज लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे बाउंड्री है किसकी? चीन की बाउंड्री है, ठीक है।
चीन की ये बाउंड्री है और इसी से सटा हुआ एक छोटा सा देश है जिसका नाम ताइवान है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ताइवान है। बाकी ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर है। और आपको पता होगा कि ये सारा क्या है, ये सारा चीज पूरा पानी है या समुद्र है, और पानी के बीच में उभरा हुआ जो स्थल होता है इसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और जो ताइवान है ये भी एक द्वीप पर बसा है। इस द्वीप का नाम आप लोग लिख लो, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इस द्वीप का नाम लिख लो फार्मोसा द्वीप। ठीक है, क्या नाम है, फार्मोसा द्वीप नाम है इसका। और इसी द्वीप पर क्या है, ये देश बसा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं चाइना इसे अपना क्या मानता है, अपना मानता है। ठीक है, लेकिन ताइवान क्या मानता है, ताइवान मानता है कि हम क्या है, एक फ्रीडम कंट्री है, अपना स्वतंत्र देश है। इसीलिए ये क्या करता है, अपने यहाँ चुनाव भी करवाता है। लिख लो, हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम है लाई, लाई खाते हो ना, लाई चिंगते। ठीक है, इनका नाम अजीब होता है, लाई चिंगते इनका नाम है। देख लो, हाल ही में ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। कहाँ के, ताइवान के बनते हैं। ठीक है, और इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़े, ये सारी चीजें आप लोग लिख लो। ये किस द्वीप पर बसा हुआ है, फार्मोसा द्वीप पे बसा हुआ है। और हाल ही में यहाँ के जो चुनाव होता है तो लाई चिंगते क्या बनते हैं, यहाँ के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाइना इसे क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी के तहत इसे अपना मानता है। ठीक है, जिसे बहुत सारे देश मानते हैं, हमारा देश भी मानता है, अमेरिका भी मानता है। लेकिन ये जो ताइवान है ये अपने आप को अलग देश मानता है और अपनी सेना भी रखता है, हर एक चीज अपना ही करता है। और ये दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है, इसकी एक कंपनी है TSMC। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और भारत के गुजरात में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के गुजरात राज्य में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और जो ये TSMC कंपनी है ये विश्व का 80% सेमीकंडक्टर बनाती है। ठीक है, क्या करती है, विश्व का 80% सेमीकंडक्टर बनाती है। और सेमीकंडक्टर आपको पता है आज के टाइम में हर एक जगह पर यूज हो रहा है, वो चाहे गाड़ी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कुछ भी चीजें हो। ठीक है, सभी में क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर। तो ताइवान विश्व के लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट देश है। ठीक है, और ताइवान ये जो तूफान है वो आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ा सा और क्वेश्चन ऐड किया आप लोगों के लिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत में जो दाना चक्रवात है, ठीक है, ये आता है, इसका नामकरण पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा किया गया है, कतर के द्वारा। ठीक है, सऊदी अरब स्टार्टिंग में नाम आया था बाहर, लेकिन अभी अपडेटेड है, कतर लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसी के साथ हेलेन जो हरिकेन किस देश में आता है, हेलेन जो हरिकेन आता है, हेलेन या जो चक्रवात आता है, यहाँ पर इसे हरिकेन बोला जाता है। तो ये कहां पर आता है, ये अमेरिका में आता है। ठीक है, अमेरिका के तटों से टकराता है। ठीक है, अमेरिका के तटों से टकराता है, कैलिफोर्निया वगैरह से। और हाल ही में यहाँ पर ताइवान के राष्ट्रपति, यहाँ लिखना चाहिए, ये लिखे तरीका का राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसे सुधारो मिस्टर। ठीक है, ताइवान के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, अभी हमने बताया, लाई चिंगते बनते हैं। इनका नाम क्या है, लाई चिंगते बनते हैं, जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कहां के राष्ट्रपति बनते हैं, ताइवान के राष्ट्रपति बनते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं इस देश के बारे में। ठीक है, इस देश का नाम है बोत्सवाना। आप लोगों ने अफ्रीका पढ़ा होगा। ठीक है, अफ्रीका का कुछ मैप इस तरीके का है, इस तरीके का है। ठीक है, हमारे भारत के आकार का है। ठीक है, पढ़े हो ना, सभी लोग पढ़े हो। और उसके बाद यहाँ पर पढ़े हो कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये भी पढ़े हो कि ये एकमात्र महाद्वीप है जिससे क्या होती है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। और उसके बाद ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर मरुस्थल भी पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है जिसे आप लोग सहारा मरुस्थल भी बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हाल ही में यहाँ के जो देश है भारत के साथ अब क्या कर रहे हैं, भारत यहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है यहाँ का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का दौरा कर रहे हैं। इसलिए अफ्रीका के जो कुछ देश है, जैसे नामीबिया हो जाता है, नाइजीरिया हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है, ये सब भारत के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण देश है। इसी तरीके से यहाँ एक देश है जिसका नाम बोत्सवाना है। ठीक है, देख लेना, इस देश का नाम है बोत्सवाना। और ये एकमात्र देश है जहां पर हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथियों के शिकार करने के लिए पैसे लिया जाता है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर शिकार करने जाते हो तो आप पैसे देकर हाथी मारकर अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है, और जो कुछ अंग्रेज लोग हैं यहाँ पर आते हैं और हाथियों का शिकार करने के लिए पैसे वगैरह देकर शिकार भी करते हैं। ठीक है, तो ये हाथियों से काफी परेशान एक देश है। ठीक है, वो बोत्सवाना के बारे में लिखो। यहाँ के एक राष्ट्रपति बनते हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं, इनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ाया है, आन सान सूकी के बारे में कौन बताएगा,
और क्लाउडिया जो सीनबेन बनती है ये कहाँ की राष्ट्रपति बनती है, ये मैक्सिको की राष्ट्रपति बनती है। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्लाउडिया जो सीनबेन बनती है ये कहाँ की राष्ट्रपति बनती है, ये बनती है मैक्सिको की राष्ट्रपति। और लुओंग वोंग ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बनते हैं, कहाँ बनते हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति बनते हैं। और आन सान सूकी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि म्यांमार अभी यहाँ पर सेना तख्ता पलट हो चुका है। इसके पहले यहाँ की जो राष्ट्रपति थी उनका नाम था आन सान सूकी नाम था, ठीक है। क्या नाम था, आन सान सूकी नाम था। अब ये जेल में बंद है। और बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है डूमा बोको। देखो यहाँ पर बोको लिखा है ना, बो फॉर बोत्सवाना एंड बो फॉर बोको, ठीक है। तो आप लोग आसानी से याद कर लेना, डूमा बोको। और बोत्सवाना देश की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण मरुस्थल है, इसे लिख लो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल इसका नाम है, ठीक है। और आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि इसका 70% जो एरिया है इसी मरुस्थल से ढका हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 30% रहने योग्य जमीन है, बाकी 70% यहाँ पर मरुस्थल है जहां पर बुशमैन नामक एक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और यहाँ लगभग 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा बोत्सवाना देश, ठीक है, ये रहा बोत्सवाना देश। और उसके बाद यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डूमा बोको नाम है, ठीक है। और ये अफ्रीका का एक देश है। इसी के जस्ट बगल एक देश स्थित है जिसका नाम नामीबिया है। और यहाँ से भारत क्या करता है, चीते को लाता है भारत में, ठीक है। तो देखो यहाँ ये रहा आपका अफ्रीका, यहाँ से 3 रेखा गुजरती है, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है, और एक 0 डिग्री गुजरती है, और एक 23.5 डिग्री साउथ गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और उसके बाद 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है इसे हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री को काटने वाली 2 बार जो नदी है उसे हम लोग कांगो रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांगो नदी बोलते हैं। और उसके बाद 2 बार मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है इसे हम लोग लिम्पोपो नदी बोलते हैं। हालांकि ये काफी नीचे है, लिम्पोपो नदी बोलते हैं। लिख लो, सारे का नाम लिख लो, काफी महत्वपूर्ण है। लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो कांगो नदी है ये आपको ये भूमध्य रेखा को, ठीक है, 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। और उसके बाद जो कि जो कि जायरे या कांगो में स्थित है। और लिम्पोपो नदी ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डूमा बोको। और क्लाउडिया सीनबेन मैक्सिको की राष्ट्रपति बनती है, ठीक है। और हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जो कि अफ्रीका का दौरा कर रही हैं, ठीक है। किस देशों का दौरा कर रही हैं, तो लिख लेना, मलावी, मोरिटानिया और मलावी और एक देश और है, ठीक है, अल्जीरिया, जिसका नाम है, क्या नाम है, अल्जीरिया नाम है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का ही सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो कितने देशों का दौरा कर रही है, 3 देशों का दौरा कर रही है, मलावी, मोरिटानिया और अल्जीरिया। और राष्ट्रपति जी को अल्जीरिया के, ठीक है, अल्जीरिया के पॉलिटिकल साइंस में इन्हें क्या किया गया है, डॉक्टर की मानद पद से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। कहां के, अल्जीरिया देश से। ये क्वेश्चन याद रखना और हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहे डूमा बोको, ठीक है, एंड ये बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, पहली मुफ्त, देखो ये एम्बुलेंस है तो आपने सुना होगा, लेकिन ये पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस है। एयर एम्बुलेंस में क्या बताओ, ये जो गाड़ी है ये उड़ के जाएगी या कोई अलग व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा, तो देखो इसमें हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाएगा, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसे पूछा जा रहा है कि इसे प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है, चलो आप लोग थोड़ा सा बता सकते हो कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नॉर्मल व्हीकल नहीं चल सकते, मतलब ये जो आप लोग हमारे यहाँ समतल स्थानों पे चलते हैं 108 चलती है, ये कौन से स्थान पे नहीं चल सकती है, तो देखो जो भी पहाड़ी एरिया रहेगा, ठीक है, इसमें आपको लगभग सभी लग रहे हैं पहाड़ी एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लॉन्च किया गया ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश कहां पर है,
यूके में है। यूके कहां पर है? यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में देहरादून के पास है ऋषिकेश, सभी लोग गए होंगे, ठीक है। उत्तराखंड के पास है ऋषिकेश। तो ये एक पहाड़ी एरिया, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं चलने में थोड़ा कठिनाई होती है, ठीक है। इसलिए यदि कोई भी हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है एयर एम्बुलेंस सेवा, ठीक है। एयर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया, ठीक है। वर्चुअली का मतलब होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ केवल नॉलेज के लिए है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा यूके के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी नाम है, ठीक है। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी नाम है, जो कि इस बार चुनाव में हार जाते हैं, ठीक है। इस बार चुनाव में हार जाते हैं, फिर भी यहाँ के सीएम बन जाते हैं। और ऐसा किस कारण होता है एंड पॉलिटी का कौन सा आर्टिकल यूज होता है, अब आप लोग बताओगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसका नाम लिख लेना, जो पहली एयर सेवा, इसका नाम संजीवनी है, ठीक है। क्या नाम है? संजीवनी नाम है। उत्तराखंड की पहली एयर एम्बुलेंस है, ठीक है। ये 108 की तर्ज पे काम करेगी और 13 जिलों को सुविधा प्रदान करेगी। ये रहा आपका एंड संजीवनी एयर टैक्सी एयर एम्बुलेंस, ठीक है। और इसका उद्घाटन वगैरह कौन कर रहे हैं? यहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और मुझे उम्मीद है सभी लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लिए होंगे, और नहीं नोट डाउन कर पाओ तो कर लो, ठीक है, जल्दी से कर लो। ये सारी चीजें हम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जिसने क्या किया? नकल विरोधी कानून को पास किया, ठीक है। नकल विरोधी कानून अगर बात करें, नकल विरोधी कानून, नकल विरोधी जो कानून है किस राज्य ने पास किया है? नकल विरोधी जो कानून है ये पास किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। नकल विरोधी कानून। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। उत्तराखंड के बारे में आपको पता है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के एंड सीएम है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर बात करते हैं भारत के, ठीक है, भारत के पहले, सारी चीजें नोट डाउन करते चलो क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत के पहले जो गृह मंत्री हैं उनका नाम बताओ क्या है? भारत के पहले जो गृह मंत्री हैं वो कौन है और वर्तमान समय में कौन है, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है। उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इनका भी नाम आपको बताना, ये सब इन्हीं का है, ठीक है। और सरदार की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सरदार की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दिया जाता है और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया जाता है? इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया जाता है? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था एंड कि 31 अक्टूबर आने वाला है, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की जितनी भी छोटी छोटी क्या थी रियासतें थी, उनको एक करने का कार्य किया था, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बात करते हैं इनके जन्म के, तो इनका जन्म हुआ था 1875 में, ठीक है। कब होता है? 1875 में होता है, गुजरात के नादियाबाद में, है ना। और उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वर्तमान में कौन है? सभी लोगों को पता है, अमित शाह जी हैं, ठीक है। इन्हें सरदार की उपाधि कौन दिया था? इसके पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन इन्हें सरदार की उपाधि कौन देता है? तो बारदोली सत्याग्रह एक होता है, बारदोली सत्याग्रह एक होता है। उसी में वहां पर जो महिलाएं होती हैं, बारदोली सत्याग्रह के में उपस्थित जो महिलाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा इन्हें ये उपाधि दिया जाता है, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, बारदोली सत्याग्रह में उपस्थित जो महिलाएं होती हैं, ये इन्हें क्या करती हैं? सरदार की उपाधि देती हैं। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो लिख लो 1991 में, जब क्या होता है, जब यूएसएसआर
एंड 15 देशों में टूटता है तभी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 24 अक्टूबर की, तो लिखिए ना यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और बात करते हैं 15 अक्टूबर को, तो विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस सेवा, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा इसमें और कुछ चीजें छूट रही है, नहीं छूट रही है ना, थोड़ा सा एक चीजें छूट रही है। क्या छूट रही है कि जो ऑपरेशन पोलो है, ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी एक स्टैचू काफी फेमस है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से बोला जाता है ना। इनकी एक प्रतिमा ही बना दिया गया है जो कि 182 मीटर की है। लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? जो कि जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। और ये कहां पर है? ये है गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। कहां पर है? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए इसे जाते हैं। इसे बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और इन्होंने सन 90 जो लास्ट हमारी रियासत थी, जिसे हम लोग बोलते हैं हैदराबाद रियासत, ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, वो भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? रातों रात ही ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1948 में स्टार्ट किया। और जो हैदराबाद विरासत होती है, जहां पर निजामों का शासन होता है, उसे भारत में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया सारा चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लो आप लोग। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? जिसकी हाइट 182 मीटर है। ये है गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। ठीक है, और ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट किया जाता है? 1948 में स्टार्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर दिया जाता है। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर दिया जाता है। भारत में विलय कर दिया जाता है। एंड सारी चीजें नोट डाउन कर लो। एंड इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1950 में। ठीक है, हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 31 अक्टूबर अभी हाल में गया है। चलिए आगे सारी चीजें नोट डाउन कर लो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नहीं तो क्लास ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में क्या होता है? 1 नवंबर को विवेक देवराय का देहांत हो जाता है। अच्छा, देहांत तो बहुत लोगों का हो रहा है, लेकिन क्या सारे लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे एग्जाम के लिए क्या सारे लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? देखो, एंड जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि विवेक देवराय का हाल ही में क्या हुआ है? देहांत हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो, देहांत बहुत लोगों का हो रहा है, लेकिन क्या हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है? सारे लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने रेलवे को आम बजट में क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, भारत का अलग से बजट आता था। तो इन्होंने लिख लो रेलवे के बजट को आम बजट में विलय कर दिया। आम बजट में विलय कर दिया। कब किया? 2016 में कर दिया। ठीक है, विवेक देवराय समिति थी जो भारत को क्या किया? एडवाइस दिया। ठीक है, सलाह दिया, और भारत सरकार ने इनकी सलाह को माना। और अब रेलवे का बजट अलग से नहीं आता है, रेलवे का बजट भारत के बजट में ही विलय कर दिया। ठीक है, आम बजट जो होता है, जो कि भारत का बजट होता है। 2016 में विवेक देवराय समिति ने क्या किया? सिफारिश किया गवर्नमेंट से, और रेलवे के बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है, विलय कर दिया गया। और बात करते हैं क्या और चीज, तो देखो, ये प्रधानमंत्री के पीएम के आर्थिक सलाह परिषद के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पीएम के आर्थिक सलाह परिषद होती है, जैसे हमारे वित्त मंत्रालय, ठीक है, जो होता है, इनके भी आर्थिक सलाहकार होते हैं। इसी तरीके से पीएम के सलाह जो परिषद है, इसके अध्यक्ष, इसके भी सलाहकार होते हैं। इसके परिषद के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इस परिषद के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। और बात करते हैं इनके बारे में, तो ये नीति आयोग के पूर्व क्या थे? स्थायी सदस्य भी थे। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व क्या थे? के पूर्व स्थायी सदस्य भी थे। ठीक है,
और बात करते हैं इनकी, तो देखो ये बिलोंग करते थे अर्थशास्त्र से, ठीक है, ये क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और उसके बाद ये नीति आयोग के पूर्व स्थायी सदस्य भी थे, और इसके साथ साथ इनके पास प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके इनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, रेलवे को आम बजट में विलय कर दिया था सन 2016 में, ठीक है। तो इतना कारनामा किसके द्वारा किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा इतना काम किया गया था। बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो बताओ, आप लोग बताओ कि भारत के अब तक कितने लोगों को इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज दिया गया है, भारत के अब तक कितने लोगों को एंड इकोनॉमिक का प्राइज दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, पहली बार कब दिया गया था और अब तक कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बताओगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब तक 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है, दोनों लोगों को आपको नाम बताना है, पहली बार कब दिया गया था, और ये रहे आपके विवेक देवराव जी, ठीक है, जिनका 1 नवंबर को देहांत हो जाता है, और इनका जन्म कब होता है, 1955 में होता है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बढ़िया दिल्ली वगैरह से पढ़ाई किया था, है ना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आप लोगों को बता दें कि जो अमर्त्य सेन थे उन्हें 1998 में क्या किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलो बात करते हैं, एक योजना है जिसका नाम है ओडीपीडी नाम है, ठीक है, एंड क्या नाम है, ओपी नाम है, ठीक है, ओपी नाम है, जिसे हमारी यूपी सरकार के द्वारा जो 2018 में लॉन्च किया जाता है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई जाती है। किसे बनाई जाती है आपको पता है, जो कि एयरपोर्ट पे एक थप्पड़ भी खाती है, ठीक है, किसके लिए खाती है, क्या नाम उनका, कंगना रनौत नाम है, ठीक है, कंगना रनौत नाम है, और ये उत्तराखंड से इस समय अब सांसद भी बन चुकी है ना, सांसद का चुनाव भी जीत लिया है, इनका नाम अच्छे लगे ना, कंगना रनौत। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंगना रनौत इनका नाम है, ठीक है, ये फिल्म वगैरह भी बनाती है, एक्ट्रेस ये है, ठीक है। इसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। कौन कौन इस योजना के बारे में सुना है नाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद, है ना, एक जिला होगा और वहां पर जो भी चीजें क्या होंगी, बहुत ही फेमस होंगी। इसे हिंदी में लिख लेना, एक जिला एक उत्पाद। उत्पाद मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्या वहां की बहुत फेमस हो, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है, आप लोग बता सकते हो, हाँ, गन्ना नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी बहुत चीजें बहुत अच्छी फेमस होंगी उसे क्या किया जाएगा, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट में नामित कर लिया जाएगा, और उसका प्रचार हर एक स्टेशन पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए सारे हमारे राज्यों के जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जितने भी हमारे राज्य हैं, इनके प्रोडक्ट को वैश्विक, ठीक है, ग्लोबलाइज करने के लिए हमारे जो उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, ये कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं 2-3 दिन के दौरे पर जाते हैं सऊदी अरबिया, ठीक है, कहां जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, और सऊदी अरब की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, सऊदी अरब की कैपिटल यहाँ पर नहीं लिखा, सऊदी अरब के रियाद में जाते हैं, और वहां पर बढ़िया दीवार पर क्या करते हैं, दीवार पर बढ़िया जो प्रोडक्ट फेमस है उसे बढ़िया चिपका के बढ़िया क्या करते हैं, उसका ऐड कर देते हैं, प्रचार मान सकते हो, ठीक है। सारी चीजें जितने भी प्रोडक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में फेमस है सभी का क्या करते हैं, बढ़िया लगा के दिखाते हैं कि हमारे भारत में ये सारी चीजें फेमस है। इसका करने का उद्देश्य क्या है कि हमारे भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो भी चीजें प्रसिद्ध है उन्हें ग्लोबलाइज करना, ठीक है, क्या करना, उन्हें ग्लोबलाइज करना, ताकि उनका डिमांड हो और हम लोग क्या करें, बाहर सप्लाई करें, जिससे भारत में पैसा आए, ठीक है। ये काम कौन किया है, पीयूष गोयल जी ने किया है, जो कि हमारे क्या है, एंड उद्योग मंत्री है, ठीक है, और कहां पर किया है, सऊदी अरब में किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। यदि आप कभी ट्रेन में ट्रेवल किए हो तो आप देखे होंगे कि यूपी के आप किसी भी स्टेशन से अगर गुजरते हो तो वहां पर पोस्टर लगा होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसमें योगी जी और मोदी जी बने होते हैं, और वहां का जो भी फेमस होता है वो चीज वहां पर बना भी होता है, ठीक है। तो ये काम कहां पर किया गया है, सऊदी अरब में किया गया है। बात करते हैं कोलंबिया की, तो कोलंबिया किस लिए आपको बताओ, कोलंबिया, यहाँ पर जो और ऑप्शन है इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, बताओ ये ऑप्शन हमने यहाँ पर क्यों ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ समय पहले करंट में चर्चा में थे। देखो किस लिए चर्चा में थे, तो यहाँ पर COP 28 होता है, ठीक है, कौन सा नंबर का होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 नंबर की होती है, इटली में हाल ही में मध्य में जो युद्ध कर रहे हैं, आपस में कट मर रहे हैं, इस पे चिंता व्यक्त की करके इसको समाधान के लिए G7 की पुनः बैठक कहां पर होती है, इटली में होती है। बात करते हैं कोलंबिया की, तो देखो जो जैव विविधता वाली पार्टी है, जिसे कौन से नंबर की है, COP 16 है, ये कहां पर होती है, कोलंबिया देश में आयोजित की जाती है, ठीक है।
इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहली बार किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा। और ये देखो, ये दिख रही होगी दीवार, ठीक है, इसमें गुब्बारे भी दिख रहे होंगे और जो भी प्रोडक्ट है वो भी दिख रहा होगा, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारे एंड पीयूष गोयल जी, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, रियाद में ये काम किया है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तब तक आप लोग ये बता दो कि ये जो योजना है, ये काम योजना है। चलो तब तक हम बताते हैं, ये योजना शुरू किया गया है एन चंद्रबाबु नायडू जी के द्वारा, ठीक है। लिखो योजना के बारे में, लिखो एन चंद्रबाबु नायडू जी के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य है लगभग 2 करोड़ परिवार को, ठीक है, लगभग 2 करोड़ परिवार को क्या करना, साल में, एक साल में, 1 ईयर में 3 सिलेंडर वितरित करना, ठीक है। 3 सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर, ठीक है, 3 जो गैस का सिलेंडर होता है इसे वितरित करना, ठीक है, इसे वितरित करना, इसका क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी से संबंधित आप लोग एक योजना चलाओ, बताओ आप लोग एक योजना का नाम बताओ जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था। उसका भी उद्देश्य यही था, ठीक है, लगभग 3 करोड़ परिवारों को क्या करना, 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर वितरित करना, ठीक है, मुफ्त कनेक्शन वितरित करना, ठीक है। ये हमारे केंद्र सरकार की योजना थी, ठीक है। उसका नाम क्या है, उज्ज्वला योजना। क्या नाम है, उज्ज्वला योजना। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। हमारा एक लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें एक टॉपिक योजना का ही पूछ लिया था, ठीक है। तो लिख लेना, योजना काफी इंपॉर्टेंट है। 2016 में ये योजना लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसका देखो, ये योजना सफल होती है, ठीक है। इसका टारगेट था कि 2019 तक, टारगेट क्या था, टारगेट 2019 तक क्या करना, लगभग 3 करोड़ कनेक्शन, फ्री कनेक्शन वितरित करना। लेकिन इसका जो 2021 में क्या किया जाता है, इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया जाता है। कब लॉन्च किया जाता है, 2021 में लॉन्च किया जाता है। और उज्ज्वला योजना के तहत सबसे ज्यादा कनेक्शन वितरित करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश नाम है, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर हमने क्या बताया, एन चंद्रबाबु नायडू जो 2024 में सीएम बनते हैं, कहां के बनते हैं, आंध्र प्रदेश के बनते हैं, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, टीडीपी नाम है इनकी पार्टी का, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, जो कि हमारे केंद्र सरकार में 16 सांसद दिए हैं, ठीक है, जो कि काफी एक बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। तो लिख लो, एन चंद्रबाबु नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है, जिन्होंने क्या किया है, दीपम 2.0 योजना लॉन्च किया है। अच्छा, गैस जलती है तो दीप की तरह कुछ जलता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लेना कि दीपम जो योजना है वो सिलेंडर से संबंधित है, ठीक है, फ्री सिलेंडर से संबंधित है, जो लगभग 2-3 करोड़ परिवारों को क्या करेगी, साल में 3 सिलेंडर वितरित करेंगे ये लोग, ठीक है, वो भी फ्री में। चलो, इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये रही हमारी उज्ज्वला योजना और एन चंद्रबाबू वाली पिक इन्होंने लगाया है नहीं, ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भारत और हमारा भारत भी इसी लाइन में पीछे कतार में खड़ा हुआ है, ठीक है। पहले अगर बात करते हैं इस काम को कर कौन दिया है, तो यूएसए, कनाडा, ठीक है, यूएसए, कनाडा, ईयू और रसिया, ये जो 5 देश हैं ये मिलकर ये काम पहले कर चुके हैं। और आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा ही काम है, ठीक है। क्या काम किया है, तो देखो ये है पृथ्वी, ठीक है। अर्थ के बारे में सभी लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। अर्थ की 3 कक्षा है, एक लो ऑर्बिट है, एक मिडिल ऑर्बिट है, एक हाई ऑर्बिट है, ठीक है। तो 3 ऑर्बिट है, पृथ्वी की कितनी कक्षा, 3 कक्षा है। और लो ऑर्बिट में, ठीक है, लो ऑर्बिट में क्या किया जाता है, जो सैटेलाइट्स है वो लो ऑर्बिट में भी भेजी जाती है, मिडिल ऑर्बिट में भी भेजी जाती है। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, ठीक है, कक्षा होता है। और एक हाई ऑर्बिट होती है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है वो हाई ऑर्बिट में भेजी जाती है, जिसकी हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो लो ऑर्बिट होती है वो लगभग 300 से 600 किलोमीटर के बीच में होती है। इसकी हाइट कितनी होती है लो ऑर्बिट की, 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक भेजा गया है रहने का, मान लो एक घर भेजा गया, उड़ता हुआ घर भेजा गया है, जिसे नाम बोला जाता है अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये एक प्रकार का 6 बेडरूम का लगभग उड़ता हुआ घर है, जो ऑलरेडी भेजा गया है। किसके द्वारा भेजा गया है, इन 5 देशों के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। किसने भेजा जाता है, पृथ्वी पे रहने की जगह नहीं है, ठीक है। किसने भेजा जाता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने अंतरिक्ष का अच्छे से अध्ययन कर पाए, ठीक है, और ये खोज पाए कि पृथ्वी के अलावा और कोई प्लैनेट वगैरह है रहने योग्य या नहीं है, ठीक है।
तो इसी को देखते हुए हमारे यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए ये सब भेजा जाता है। अभी पृथ्वी तो उतना अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाओगे जितना ऊपर से कर लोगे, है ना। तो इसीलिए एंड ये ISS से बोला जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोला जाता है। ये ऑलरेडी 1998 में 5 देशों के द्वारा बनाया गया और भेज दिया गया, और आज भी वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पर सुनीता विलियम्स गई और फंस भी गई है, जिन्हें लाया जा रहा है, ठीक है, जिसे लाया जा रहा है। तो ऑलरेडी ये चल रहा है, लेकिन इसी के साथ आपको पता है कि जो चीन है ये टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। हमारे भारत में जितने भी 99% फोन यूज होते हैं वो सब चाइना के होते हैं, ठीक है, इसके होते हैं चाइना के होते हैं। तो चाइना काफी आगे बढ़ चुका है और ये स्वयं का क्या बना रहा है, ये स्वयं अकेले दम पे क्या बना रहा है, ISS का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये बनाना स्टार्ट कर दिया एक दो साल पहले से, और देखो फाइनली क्या कर दिया, बना के रख भी दिया, ठीक है, फाइनली बना के रख दिया। इसके स्टेशन का नाम याद रख लेना, तियांगोंग नाम है, ठीक है, क्या नाम है, तियांगोंग नाम है। और ये ऑलरेडी क्या कर चुका है, 3 क्रू मेंबर को भेज दिया है। आपको बताना किस मिशन के तहत भेजा है, ठीक है। तो देखो एक मिशन इसने लॉन्च किया, सेंझाओ, ठीक है, क्या नाम, कौन सा मिशन है, सेंझाओ मिशन लॉन्च किया। इसके तहत इन्होंने क्या किया, इसके तहत इन्होंने 3 लोगों को भेजा, ठीक है, कितने लोगों को भेजा, 3 लोगों को भेजा, 3 लोगों को भेजा, जिसमें से एक महिला है, जिसमें से एक वुमेन है, बाकी 2 क्या है, मेल है, ठीक है। तो 3 लोगों को इन्होंने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में भेज दिया है। किस मिशन के तहत भेजा है, सेंझाओ 19 के द्वारा भेजा है। लेकिन ना इन्होंने इसमें रॉकेट का इसमें इन्होंने कौन सी रॉकेट का यूज किया, तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो स्टेशन का नाम याद रख लो और मिशन का नाम याद रख लो, ठीक है, बस इतना याद रख लो, इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और ये जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो इसमें इनके देश की पहली एक महिला है, ठीक है, देश की एकमात्र महिला है जो कि क्या है, स्पेस फ्लाइट इंजीनियर भी है, ठीक है। ये क्या कर रही है, एक महिला है और 2 क्या है, पुरुष है। इन 3 लोगों को भेज दिया गया है, ठीक है। ये है महिला और 2 ये पुरुष है। ये इनका रहा तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने क्या किया, देखो क्या ये सारे स्टेशन को क्या एक साथ भेज सकते हो आप लोग, नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इन्होंने 1-2 साल से कभी ये टुकड़ा भेज रहे हैं, कभी ये टुकड़ा भेज रहे हैं, कभी ये भेज रहे हैं। ये अब इन्होंने क्या किया, फाइनली इसे भेजकर सेटल कर दिया है, बना दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये जो अंतरिक्ष यात्री है जाएंगे और इसी के अंदर रहकर क्या करेंगे, अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। इसका आंसर जो था वो तियांगोंग 19, ठीक है, क्या नाम था इसका, जो उत्तर था वो था सेंझाओ 19 सेंझाओ इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है काफी लंबी बन जाएगी। चलिए चलते हैं आगे और अगले बात करते हैं। ये एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। एयरपोर्ट, देखो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का आपको पता है कि भारत जो है वो 3rd एविएशन सेक्टर का मार्केट है ना, जो क्या करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट प्रोवाइड करता है आप लोगों को, ठीक है। तो भारत विश्व का 3rd एविएशन मार्केट भी है, ठीक है, एविएशन मार्केट भी है, एविएशन मार्केट भी है, ठीक है। इसी के साथ साथ भारत को भी जरूरत है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को संभालने के लिए कोई ना कोई चीफ होना चाहिए। तो हाल ही में देखो, हाल ही में एक डीएम है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे भी काम कर चुके हैं, इनका नाम है विपिन कुमार, लिख लेना। एंड विपिन कुमार को क्या किया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था, ठीक है। एयरपोर्ट से संबंधित सारे कार्यों को संभालने के लिए, सपोज दैट एयरपोर्ट पे कोई भी क्या होता है, गलत काम होता है या फिर कोई भी लड़ाई दंगा हो जाता है तो उसको कौन हैंडल करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास आता है। और जिस भी फ्लाइट में होता है ये सारी चीजें, ये इसके ऊपर क्या करता है, पेनाल्टी लगाता है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट की संस्था है जिसे 1995 में स्थापित किया गया था, 1995 में बनाया गया था, जिसे 1995 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है, जितने भी नेशनल लेवल की एजेंसियां होती हैं उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है, ठीक है। कहां पर होता है, नई दिल्ली में होता है, ठीक है। तो किसे बनाया गया है, विपिन कुमार को बनाया गया है। बाकी आपको पता है कि एस सोमनाथ कौन है, तो लिख लेना, एस जो सोमनाथ है वो इसरो के चीफ है, ठीक है। किसके चीफ है, इसरो के चीफ है, एस सोमनाथ इसरो के चीफ है। और ये क्या है हमारे, ये हाल ही में कैबिनेट सचिव बनते हैं, ठीक है। हाल ही में ये कैबिनेट सचिव बनते हैं, किसके स्थान पे बनते हैं, किसके स्थान पे बनते हैं कैबिनेट सचिव, तो ये कैबिनेट जो सचिव बनते हैं ये बनते हैं राजीव गौबा के स्थान पे, ठीक है। अजीत डोभाल के बारे में आपको पता है, ये हमारे क्या सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। क्या है, सुरक्षा सलाहकार है, कौन है, तो अजीत डोभाल है। कई दिनों से मेरे हिसाब से 10 साल के हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, है ना।
तो आगे बात करते हैं विपिन कुमार की, तो इन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब भारतीय उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और आज की क्लास थोड़ा सा ज्यादा टाइम की होगी, इसके लिए सॉरी। और मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 दिन का करंट अफेयर, जो कि होगा नवंबर 1 और 2 नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।